हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वित्तीय प्रावधान भारतीय संसद में जो उससे संबंधित पढ़ेंगे और उसके आगे के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वित्तीय प्रावधान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। फाइनेंशियल वित्तीय प्रावधान में क्या क्या है। आर्टिकल 266 है। 266 ये क्या हो जाता है, भारत की संचित निधि होती है। जो भारत सरकार को जो भी धन प्राप्त होता है वो इसमें जाकर रखा जाता है। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। ठीक है, तो ये इसी में आती है, आर्टिकल 266। नेक्स्ट हमारा रहेगा आकस्मिक निधि भी होती है, वो आर्टिकल 267 के अंतर्गत बताई जाती है, भारत की आकस्मिक निधि। ठीक थोड़ा आज मेरा गला ठीक नहीं है। अनुच्छेद 113 के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 113, संसद में बजट प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार प्रत्येक व्यय के लिए अनुदान की मांग रखती है। इसमें भारित व्यय पर मतदान नहीं किया जाता है और सामान्य व्यय संसद में मतदान के अधीन होता है। ठीक है, आर्टिकल 112 सब क्लोज 3 में कुछ जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसको भारित व्यय बताया गया है। मतलब इस पर मतदान नहीं होगा, संसद में मतदान नहीं होगा, इसको डायरेक्ट दिया जाएगा। तो वो कौन कौन से है। पहला आर्टिकल है राष्ट्रपति की पहली के शर्त है राष्ट्रपति की परिलब्धियां और प्रेसिडेंट की परिलब्धियां और भत्ते, इस पर मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा है सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ठीक है, ये भी भारित व्यय पर होते हैं। तीसरा है भारत सरकार द्वारा दे ऋण भार, जो भी भारत सरकार को ऋण भार देना रहता है वो भी भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि पेंशन भी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वेतन भत्ते और पेंशन दोनों भारत सरकार की जो मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित व्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पेंशन, यहाँ पे पेंशन शब्द आया, इनका वेतन नहीं आया। वेतन कौन देगा, राज्य सरकारें देंगी, संबंधित राज्य सरकारें। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन। जो केग होता है वो भी, उसकी वेतन और भत्ते पेंशन भी इस पर भारित व्यय होते हैं। ऐसे सभी वे जिन्हें संसद संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करे। यदि संसद किसी की सैलरी या कोई ऐसा कार्य बोल दे कि ये भारित व्यय पर है, तो फिर उस पर भी मतदान नहीं होगा। तो ये हमने आर्टिकल 112 सब क्लोज 3 के बारे में जाना। ठीक है, अब आता है हमारा विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक ये कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 114। सरकार द्वारा किसी भी व्यय को तभी किया जा सकता है जब संसद विनियोग विधेयक पारित कर दे। जब सरकार अगर कोई विनियोग विधेयक पारित कर देगी, जब भी उस पर व्यय किया जा सकता है। आर्टिकल अब आता है आर्टिकल 116। ये होता है लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च किया गया है। 31 मार्च की रात्रि 12 बजे भारत सरकार का लेखा शून्य मान लिया जाता है और सामान्य तौर से बजट मई माह के अंत तक पारित होता है। अतः नए वित्तीय वर्ष में 2 माह के खर्च को चलाने के लिए सरकार अग्रिम धनराशि की मांग करती, जो बजट का कुल व्यय है उसका 1/6 हिस्सा होता है, 1/6 होता है, क्योंकि 2 महीने चलाने। ठीक है, 12 महीने का बजट होता है, तो 1/6 हिस्सा
होता है। इस प्रस्ताव को ही लेखा अनुदान बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रत्यय अनुदान। प्रत्यय अनुदान ऐसे खर्च जिनका ब्यौरा दे पाना सरकार के लिए संभव न हो, जैसे किसी आपदा में खर्च की गई धनराशि के लिए सरकार प्रत्यय अनुदान का प्रस्तुत कर सकती है। ये प्रत्यय अनुदान कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा अपवाद अनुदान। अपवाद अनुदान किसी ऐसे खर्च के लिए जो सामान्य तौर से बजट में व्यय के रूप में सम्मिलित नहीं होता है, सरकार द्वारा अपवाद अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारा होता है अपवाद अनुदान। नेक्स्ट होता है हमारा आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 में क्या क्या दिया है? 115 में दिया है सबसे पहले अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? सप्लीमेंट्री डिमांड्स। यदि किसी योजना पर बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि का व्यय हो जाए तो इसके लिए सरकार अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है। एक बार और बोलता हूँ, अनुपूरक अनुदान क्या होता है? यदि किसी योजना पर बजट में अनुमानित राशि से अधिक राशि व्यय हो जाए तो इसके लिए सरकार अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट हमारा है अतिरिक्त अनुदान। किसी वित्तीय वर्ष में सरकार बजट में वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त किसी नई योजना को शामिल करती है तो इस पर होने वाले व्यय के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। ये अतिरिक्त अनुदान कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है अधिक अनुदान। यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण किसी योजना पर होने वाला व्यय बजट के अनुमान की तुलना में अधिक हो जाता है तो इसके लिए सरकार संसद में अधिक अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है। तो ये हमारे अनुदान के बारे में हुआ। अब हम नेक्स्ट आएंगे विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं उनके बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं? विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, ठीक है। पहला होता है हमारा स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है इसको, लोकसभा। अगर स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकृत करने वाले दिन के सभी कार्यों को सदन से स्थगित कर देता है और प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित होने चाहिए। अगर स्थगन प्रस्ताव आता है तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? मामला निश्चित स्वरूप का हो। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तथ्यात्मक आधारों पर हो। तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए? अविलंबनीय प्रकृति का हो, इमरजेंसी का हो। और चौथा लोक महत्व का हो। पांचवा संघ सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित हो। अगर ये 5 कंडीशंस होती है तो स्थगन प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्य समर्थन देते हैं। 50 सदस्य का इसमें समर्थन होना जरूरी है। प्रस्ताव पर मंत्री का उत्तर देना अनिवार्य। अगर प्रस्ताव होता है तो मंत्री को उत्तर देना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट हमारा आएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसे राज्यसभा में पत्रों का प्रस्ताव भी बोलते हैं।
ये भारतीय संसदीय व्यवस्था का विशेष लक्षण है। किसी विशेष मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान दिलाने के लिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्दे पर वक्तव्य देने के लिए मंत्री समय मांग सकता है। राज्यसभा में इस प्रस्ताव के पत्रों के प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा होता है अल्पकालीन प्रस्ताव। अल्पकालीन प्रस्ताव 1953 से ये चल रहा है। 1953 से प्रारंभ। ठीक है, इसमें उन मामलों पर चर्चा की जाती है जिन्हें स्थगन प्रस्ताव के अधीन स्वीकृत नहीं किया जाता है। सामान्य तौर से चर्चा मंगलवार और गुरुवार को ही संपन्न की जाती है। ऐसी चर्चा के पश्चात मतदान का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु मंत्री जिससे संबंधित मामला हो उत्तर देने के लिए बाध्य है। तो ये कहलाएगा अल्पकालिक प्रस्ताव। एक और होता है जिसे हम नियम 377 बोलते हैं। नियम 377, नियम 377। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। नियम 377 होता है। स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दे नियम 377 के अधीन सदन में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। संबंधित मंत्री सदस्य को मुद्दे के संबंध में सरकार के विचार और कार्यवाही के बारे में सूचित करता है। तो ये कहलाता है नियम 377। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है सरकार या किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव। अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वो क्या होता है? पहला आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, है ना, प्रिविलेज मोशन। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध सदन में गलत तथ्य या सूचना देने के लिए लाया जाता है ना, ये जो प्रस्ताव है किसी मंत्री के विरुद्ध सदन में गलत तथ्य या सूचना देने के लिए लाया जाता है। अगर कोई मंत्री गलत सूचना दे देता है सदन को तो उसके विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संबंधित मंत्री को सदन से माफी मांगनी पड़ती है। इसे सरकार के लिए बेहतर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। अगला प्रस्ताव होता है हमारा दूसरा निंदा प्रस्ताव, है ना, सेंसर मोशन होता है। इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव पर 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होता है। प्रस्ताव पर 50 मेंबर्स का समर्थन प्राप्त करना होता है। यदि सदन में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र विश्वास प्रस्ताव लाकर सदन का विश्वास हासिल करना होता है। तो ये निंदा प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है अविश्वास प्रस्ताव। इसे भी लोकसभा में ही लाया जा सकता है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इस पे 50 सदस्यों का समर्थन भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्या एक विशेष बात ये है, निंदा प्रस्ताव में प्रस्ताव लाने के विषय को इंगित करना होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में विशिष्ट विषय के बारे में नहीं बताना होता है। मीन्स निंदा प्रस्ताव में आप किस विषय की निंदा करना चाहते हैं। जैसे इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है तो इस पर भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें बताना होगा कि इजराइल फिलिस्तीन जो लड़ाई हुई इस पर निंदा प्रस्ताव लाया गया है। पर अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा नहीं होता है। वो डायरेक्ट ले आया था, हमको अविश्वास है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अविश्वास है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है विश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव का जस्ट अपोजिट होता है। ये संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है। संसदीय नियमावली में इसका कोई उल्लेख नहीं है। गठबंधन सरकारों के दौर में जब किसी दल के समर्थन वापस लेने से सरकार अल्पमत में आ जाती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल
गठबंधन जहाँ का भी मामला होगा या केंद्र या राज्य स्तर पे गठबंधन को विश्वास प्रस्ताव के लिए निर्देशित करता है कि आप विश्वास बताइए कि आपकी सरकार बनी हुई है। अब मैं एक विशेष बताना चाहूंगा, वेंकट चेलैया समिति ने क्या बोला था। वेंकट चेलैया समिति, इसने क्या बोला था, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का सुझाव दिया था, जिसके अनुसार जब विपक्ष सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करे तो साथ ही सरकार बनाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करे। यद्यपि इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया। मीन्स उन्होंने बोला यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित लाया है तो ये भी बताएगा अगर ये पारित हो जाता है तो वो सरकार कैसे बनाएगा, है ना, मतलब साथ ही सरकार बनाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करे। ठीक है, ये बोला है ना। आप किसी चीज़ को खत्म कर रहे हैं तो वहाँ पे वो दूसरी चीज़ कैसे स्थापित करोगे, ये एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि आप किसी बिल्डिंग को गिरा रहे हैं तो आप नई बिल्डिंग कैसे बनाओगे, ये भी बताओ। ठीक है, तो एक तरीके से रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन इसको माना नहीं गया, स्वीकार नहीं किया गया था इस सुझाव को। नेक्स्ट होता है हमारा कट मोशन, है ना, जिसे कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, ये बजट से संबंधित होता है। पहला होता है पॉलिसी कट, नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, बजट की किसी नीति का विरोध करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें बजट की राशि को घटाकर 1 रुपये करने का प्रस्ताव किया जाता है। मतलब इसकी नीति में ही पूरा बोल देते हैं कि नीति खराब है, इसको बजट को 1 रुपये का कर दो। ठीक है, तो ये नीति खराब है आपकी, आप 1 रुपये का बजट आवंटित करो इसके लिए, तो नीतिगत प्रस्ताव होता है, नीतिगत कटौती होती है। दूसरी होती है मितव्ययिता नीति। मितव्ययिता 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 कटौती, इसमें क्या होता है, इसमें बजट की राशि को 100 रुपये से घटाकर y रुपये में करने का प्रस्ताव होता है। मतलब इसमें कुछ रुपए कम कर दिए जाते हैं, x माइनस वाई। अब कुछ इसमें जैसे आपने 5,000 रुपये इसको अलॉट की तो विपक्ष बोलता है इसको 2,000 रुपये कर दीजिए। ठीक है, ये होती है मितव्ययिता कटौती। तीसरा होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में यह होता है कि नीति का नाम मात्र का विरोध किया जाता है। मान लिया कि 10 करोड़ रुपए की 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ की कोई योजना है, तो इससे बोल देते 100 रुपये कम कर दो, तो सिर्फ एक आलोचना के रूप में, है ना, विपक्ष होने के नाते 100 रुपये कम कर दो, तो ये सांकेतिक कटौती कहलाती है। सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित किसी नीति के प्रावधान का विरोध करने के लिए लाया जाता है। इसमें बजट की कुल राशि में से 100 रुपये कम करने का प्रस्ताव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है समापन प्रस्ताव भी होते हैं, जिसे क्लोजर मोशन बोलते हैं अपन। सबसे पहले आता है गिलोटीन। ठीक है, गिलोटीन आप ही वैसे ही समझ रहे होंगे ये क्या एक शब्द है। ये पहले जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब हिटलर ने सामूहिक हत्याएं की थी तो उसे गिलोटीन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो ये सामूहिक एक तरीके से समापन होता है। मैं बताता हूँ इसको क्या होता है। जब विधेयक के प्रस्ताव पर बिना किसी चर्चा के ही उसे पारित कर दिया जाए तो उसे गिलोटीन कहा जाता है, पूरा पारित कर दिया जाए। विगत 2 दशकों में बजट सत्र में गिलोटीन की परंपरा बढ़ी है और बजट में प्रस्तुत प्रस्ताव बिना चर्चा के ही पारित किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल है और लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विरोध, क्योंकि इस पर चर्चा ही नहीं हो रही, डायरेक्ट पास कर रहे हैं आप। बजट सरकार का वो माध्यम है जिसमें वो नई योजनाओं की घोषणा करती है और पुराने योजनाओं को जारी रखने, उसके स्वरूप परिवर्तन आदि को सदन में के समक्ष प्रस्तुत करती है।
सदन से अपेक्षा होती है कि वो बजट प्रस्ताव पर विस्तृत परिचर्चा करके सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करे और आवश्यकता अनुसार सुझाव दे, जिससे नीतियां जनहित और राष्ट्र हित में अनुकूल बनाई जा सके। ठीक है, तो ये गिलोटिन कहलाता है। ठीक, और इसके बारे में क्या हो सकता है कि वर्तमान में संसदीय व्यवस्था में विरोध की राजनीति के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। बजट पारित करने की अनिवार्यता को देखते हुए गिलोटिन ही वो साधन दिखाई देता है जिससे बजट पारित कराया जा सकता है, परंतु ये सरकार को निरंकुश होने का अवसर प्रदान करता है और सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए बजट का प्रयोग कर सकती है। गिलोटिन की परंपरा को समाप्त किया जाना चाहिए, है ना। ये कोई एक अच्छा नहीं है गिलोटिन, आप मतलब पूरा एक साथ ही काम कर रहे हैं। आपको संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मूल्य है? लोकतांत्रिक मूल्य का महत्व है कि आप आपसी बातचीत से मुद्दों का समाधान निकालें, आपसी बातचीत से मुद्दों का समाधान निकालें, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट आप गिलोटिन कर रहे हैं, चीज़ों को लाओ और साइन कराओ और ले जाओ, ये गिलोटिन कहलाता है ना, गिलोटिन। ठीक, तो ये गलत संस्कृति है। नेक्स्ट आता है हमारा कंगारू प्रावधान, कंगारू समापन। कंगारू कैसे चलता है? कंगारू समापन, इसमें किसी विधेयक के प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाती है और शेष प्रावधान छोड़ दिए जाते हैं। प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा घटक समापन, जो कंपार्टमेंट होता है। किसी प्रस्ताव या विधेयक के 5 या 6 खंडों को एक साथ मिला दिया जाता है और उस पर सामान्य चर्चा की जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 इन सब पे एक साथ ही चर्चा कर लेंगे, तो ये हो जाता है हमारा घटक समापन। और तीसरा होता है साधारण समापन। यदि किसी प्रस्ताव या विधेयक पर सदन को लगता है कि पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है तो सदन साधारण समापन का प्रस्ताव ला सकता है। मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, सब कुछ हो चुका है, अच्छे से डिस्कशन हो चुका है, तो साधारण समापन माना जाएगा। तो ये संसदीय व्यवस्था के लिए होना चाहिए। अब हमारी आती है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, संसदीय समितियां। इसमें सबसे पहले मैं एक प्रश्न बताना चाहता हूँ। आप एक प्रश्न लिखिए, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ। आप ये क्यों सोचते हैं, ये प्रश्न लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। आप ये क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए, आप ये क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है? आप ये क्यों सोचते हैं कि समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपको 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है, 15 मार्कर। ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करिए या ईमेल शेयर कीजिए मेरे को, जो भी है, चैनल से या व्हाट्सएप से ईमेल निकाल के मैं इसका आंसर चेक करूँगा। ठीक है, अब मैं संसदीय समिति के बारे में कुछ बताता हूँ। संसदीय समितियां संसद के कार्यभार को कम करने के लिए सहायक होती है। विधेयकों पर विचार करना, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट की विवेचना करना, विभागों के अनुदान की मांग पर चर्चा करना संसदीय समिति का मूल कार्य है। संसदीय समितियां सदन के कार्यों में विशेषज्ञता को सुनिश्चित करती है। किसी विशेष विषय से संबंधित विधेयक के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सदन के विशेषज्ञ व्यक्तियों को समिति में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त समिति को अधिकार होता है कि वो विधेयक से प्रभावित होने वाले समूह, संबंधित संस्थाओं एवं अन्य विशेषज्ञों से राय मांग सके। संसदीय समितियों में कार्य गोपनीय प्रक्रिया से होता है और चर्चाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इससे दलीय राजनीति का प्रभाव समाप्त हो जाता है
और सदस्य स्वतंत्र वातावरण में अपना विचार दे पाते हैं। इससे नीति जनता एवं राष्ट्र हित में बनने के लिए संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका इनकी उपयोगिता हो गई एक तरीके से। ठीक, अब प्रकार कितने होते हैं संसदीय समितियों के? प्रकार होते हैं सामान्यतः दो, एक होती है एडहॉक और एक होती है स्थायी। इसे हम तदर्थ बोलते हैं, तदर्थ। ठीक है, और दूसरी होती है स्थायी। तदर्थ वो होती है जो टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए बनाई जाती है। स्थायी ये होती है हमेशा के लिए स्थायी रहती है। ठीक है, तदर्थ को ये समितियाँ किसी विशेष विषय पर प्रस्ताव या चर्चा के लिए गठित की जाती है और कार्य संपन्न करने के पश्चात विघटित हो जाती है। स्थायी समितियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे वित्तीय समिति हो गई, विभागीय समिति हो गई, सदन संबंधी समिति हो गई, जांच समिति हो गई, छानबीन समिति हो गई, सेना संबंधी समिति हो गई। तो ये सब स्थायी समितियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब मैं स्थायी समितियों में कुछ समितियों के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन करूँगा और फिर वो आपको याद करके आना है। मैं कल उसके बारे में पूरा डिस्कस करके बताऊँगा। तो वित्तीय समितियों में कौन कौन सी होती है? सबसे पहले, ठीक है, ये लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है ना। वित्तीय समिति आप बताइए कौन कौन सी होती है ना। वित्तीय समिति बता दो, वित्तीय समिति आपको बतानी कौन कौन सी वित्तीय समितियाँ, ये कल हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों समितियाँ होती है। ठीक है, ये आप कल कर बताएंगे। तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं डिस्कस कर देता हूँ। समितियाँ पढ़ा है, क्या होता है, समापन किस तरीके से होता है, कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं, वेंकट चलर समिति ने क्या रिकमेंड किया था वो बताए, नियम 377 क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, अल्पकालीन प्रस्ताव क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है ये बताया, प्रत्यानुदान क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है ना, भारत की संचय निधि में क्या होता है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा बताया। आर्टिकल 112 में क्या क्या है ये सब मैंने बताया आपको। इससे निश्चित रूप से कुछ सहायता मिलेगी। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।